आदित्य राज ने पवन भेड़िया रूपांतरण की साधना में तेजस और बाकी चारों को मार्गदर्शन देने के बाद उन्हें अपने अपने कमरों में जाकर साधना जारी रखने का निर्देश दिया। वे सभी रात्रि भोजन तक साधना करते रहे। खाने के समय आदित्य राज ने अचानक प्रथम, द्वितीय और तृतीय से कहा, मैं सोच रहा था शायद अब समय आ गया है कि तुम में से प्रत्येक को एक नाम दिया जाए ताकि तुम अपनी एक अलग पहचान बना सको। क्या तुम ऐसा चाहते हो? मैं तैयार हूं, प्रथम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। द्वितीय ने पलकें झपकाते हुए कहा, जरूर, क्यों नहीं। तीसरा और सबसे लंबा, तृतीय, तेजस से भी लंबा और बेहद दुबला पतला था, बांस के खंभे जैसा दिखता था। उसने संकोच से पूछा, क्या यह ठीक रहेगा? हाँ, प्रथम ने जवाब दिया और तृतीय को सख्त नजर से देखा। हाँ हाँ, तृतीय ने उत्तर दिया। वह प्रथम से कुछ हद तक डरा हुआ लग रहा था और सिर्फ सिर हिला सका। तो फिर यह तय हो गया। मैंने तुम सबके लिए नए नाम सोच लिए हैं। प्रथम, अब से तुम्हारा नाम होगा एक राज। द्वितीय, तुम दो राज कहलाओगे और तृतीय, तुम तीन राज कहलाओगे, आदित्य राज ने कहा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुरुजी, आखिरकार मुझे मेरा नाम मिल गया, एक राज ने खुशी से कहा। दो राज ने पलकें झपकाईं लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह अपेक्षाकृत दुबला पतला था लेकिन प्रथम और तृतीय की तुलना में संयमित और गंभीर नजर आता था। बलि की रस्म के दौरान दो राज की आंखों में तेजस ने डर के बजाय आक्रोश की भावना देखी थी। तीन राज ने भौहें चराते हुए कहा, मेरे नाम में 3 अक्षर हैं, क्या इसे लिखना मुश्किल होगा? तुम इतना विरोध क्यों कर रहे हो? मामला सुलझ गया। धन्यवाद गुरुजी, एक राज ने सख्ती से कहा। वह सबसे बड़ा था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से बड़े भाई की भूमिका निभाने की आदत थी। इस समूह में सबसे छोटा तेजस था। एक राज 17 साल का, दो राज 14, तीन राज 12, हिमांशी 10 और तेजस खुद सिर्फ 8 साल का था। तेजस, टीचर तुम्हें भी कोई नाम दे दें? एक राज ने विम्रता से पूछा। तेजस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तेजस कहलाने से ही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो खाना खाते हैं, आदित्य राज ने कहा। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में लौट गए और साधना में जुट गए। राज भाई बहनों को अभी भी आदित्य राज के मार्गदर्शन की जरूरत थी ताकि वे रक्तरेखा उत्तेजना साधना के अवस्था में प्रवेश कर सकें। वहीं तेजस को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। आश्चर्यजनक रूप से हिमांशी ने भी केवल एक बार मार्गदर्शन के बाद खुद ही रक्तरेखा साधना शुरू कर दी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे तेजस ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने वाले बिस्तर पर दो राज गंभीरता से साधना कर रहा था। उसकी आभा बहुत स्थिर थी। तेजस ने अपने रक्त की धड़कन और उसके चारों ओर वायु तत्व ऊर्जा के हल्के उतार चढ़ाव को महसूस किया। तेजस की आंखों में एक नई चमक थी। अब उसका जीवन बदल गया था, कम से कम बेहतर के लिए। अब उसे राक्षसों का भोजन बनने की चिंता नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी। उसने खुद को 3 साल का समय दिया था, सिर्फ 3 साल। 3 साल बाद वह इस जगह को छोड़ देगा और यह उसका बदला लेने का क्षण भी होगा। खिड़की से बाहर विंडवुल्फ टाउन स्क्वायर की ओर देखते हुए तेजस ने अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी मां विंडवुल्फ कबीले के हाथों मारी गई थी। भले ही उसने उसे सिर्फ कुछ ही क्षणों के लिए देखा था, लेकिन जो मायने रखता था वह यह था कि जिस महिला ने उसे जीवन दिया वह अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मां की हत्या ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उसके और राक्षसों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। तेजस ने चुपचाप खिड़की खोली और एक झटके में बाहर निकल आया। उसने पीछे से खिड़की को सावधानी से बंद कर दिया। यद्यपि आदित्य राज की साधना का स्तर उससे कहीं अधिक था, फिर भी तेजस को गुप्ती की तकनीकों पर भरोसा था जो उसने पिछले जन्म में आयुध संप्रदाय से सीखी थीं। उसे विश्वास था कि वह खोजा नहीं जाएगा। तेजस धीरे धीरे अपने घर से दूर होता चला गया। वह चौक की ओर नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह वहां गया और वेदी के नीचे कंकालों को देखा तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएगा। वह दीवारों के अंधेरे कोनों के साथ साथ चलता रहा, ध्यान से अपना चेहरा छिपाते हुए। वह पहले भी कई बार विंडवुल्फ टाउन जा चुका था, इसलिए इलाके के ज्यादातर हिस्सों से वह अच्छी तरह परिचित था। जल्द ही वह एक बड़े पत्थर के घर के पास पहुंचा। दूर से उसने देखा कि घर में रोशनी थी और अंदर से शोरगुल की आवाज आ रही थी। यह संभवतः एक शराब खाना था जहां विंडवुल्फ कबीले के सदस्य इकट्ठा होते थे।
रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन जगह अभी भी व्यस्त थी। देर रात की हलचल का मतलब था कि तेजस ने जो करने का फैसला किया था उसके लिए यह सही समय और स्थान था। वह एक अंधेरे कोने में छिप गया, शराब खाने के प्रवेश द्वार की ओर नजरें टिकाए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर नहीं हुई थी कि कई लंबे चौड़े लोग शराब खाने से बाहर निकल आए। उनकी आवाजें ऊंची और स्पष्ट थीं, जो यह दर्शा रही थीं कि उन्होंने काफी शराब पी रखी थी। तेजस ने उनकी गतिविधियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जब वे लोग हंसते और गालियां देते हुए शहर में आगे बढ़ रहे थे, तो तेजस ने एक मध्यम कद के भेड़िया राक्षस को निशाना बनाया और उसका पीछा करने लगा। वह इतनी सावधानी से आगे बढ़ रहा था कि उस भेड़िया राक्षस को उसकी उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। विंडवुल्फ कबीले के सदस्यों की ताकत का आकलन अक्सर उनके शरीर के आकार से किया जा सकता था। छोटे व्यक्ति आमतौर पर दूसरे क्रम के विंडवुल्फ होते थे, जबकि बड़े व्यक्ति तीसरे क्रम के होते थे। केवल कुछ ही लोग उच्च पद तक पहुंच सकते थे, और विंडवुल्फ टाउन में ऐसे ताकतवर विंडवुल्फ विरले ही होते थे। 3 मीटर से अधिक लंबा एकमात्र विंडवुल्फ लॉर्ड इस नियम का अपवाद था। तेजस का लक्ष्य तीसरे दर्जे का पवन भेड़िया था, जो पवन भेड़िया नगर में एक औसत दर्जे का विशालकाय भेड़िया दानव माना जाता था। वह सावधानी से उसका पीछा कर रहा था, और जब वह पर्याप्त करीब आ गया तो उसने आयुध संप्रदाय की अनोखी गुप्त तकनीक का उपयोग किया। उसने अपने दाहिने हाथ की सूक्ष्म गति से नियंत्रण क्रेन ड्रैगन को पकड़ने की विधि को सक्रिय किया। पवन भेड़िया लड़खड़ा गया और लगभग आगे की ओर गिर गया। हालांकि नशे में होने के बावजूद तीसरे दर्जे का पवन भेड़िया फुर्तीला था। उसने तुरंत अपने हाथों से खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की। तेजस ने इस अवसर का लाभ उठाया और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने पैर के अंगूठे से उसकी पीठ के निचले हिस्से पर वार किया। कुत्तों और भेड़ियों जैसे जानवरों के लिए उनकी पीठ का निचला हिस्सा सबसे कमजोर स्थानों में से एक होता है। पवन भेड़िया भले ही एक सामान्य जानवर नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, लेकिन वह शारीरिक संरचना में अपने जंगली समकक्ष से मेल खाता था। जैसे ही तेजस का प्रहार उसके निचले हिस्से पर पड़ा, पवन भेड़िया तुरंत लंगड़ा हो गया और एक तरफ गिर पड़ा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तेजस ने पहले ही रहस्यमय जेड हाथों से उसका गला पकड़ लिया था, जिससे उसका रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो गया और वह बेहोश हो गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि पूरी प्रक्रिया में केवल 2 या 3 सेकंड लगे। अब तीसरे दर्जे का विंडवुल्फ जमीन पर बेहोश पड़ा था। तेजस ने एक पल के लिए आसपास की स्थिति का अवलोकन किया, और जब उसे कोई गड़बड़ी नहीं दिखी तो उसने पवन भेड़िया को एक अंधेरे कोने में खींच लिया और अपना दाहिना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। वर्षों की साधना के बाद तेजस को विंडवुल्फ वंश में वायु तत्व की जानकारी हो गई थी। जैसे ही उसने अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा को विंडवुल्फ के शरीर में डाला, उसे तुरंत वंश में वायु तत्वों की उपस्थिति का एहसास हुआ। तेजस को सुखद आश्चर्य हुआ कि जीवित पवन भेड़िए की रक्तरेखा शक्ति उन 2 पवन भेड़ियों की तुलना में अधिक समृद्ध थी जो उसने 2 साल पहले मारे थे। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक से ऊर्जा जुड़ने के बाद उसने इस रक्तरेखा ऊर्जा को अपने अंदर खींचने और इसे पवन ब्लेड ऊर्जा के साथ विलय करने में संकोच नहीं किया। दोनों शक्तियों ने तुरंत विलय के संकेत दिखाए। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा का फैलाव हुआ, तेजस को महसूस हुआ कि उसकी पवन ब्लेड आभा अठोस हो गई है। इसका मतलब यह था कि जब वह अपनी ऊर्जा को पवन ब्लेड बदलने के लिए रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग करेगा तो वह और अधिक शक्तिशाली ब्लेड बना सकेगा। तेजस को सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उसे पता चला कि वह लंबे समय से रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की तीसरी बाधा पर अटका हुआ था, लेकिन अब जब उसने इस ऊर्जा को अवशोषित और एकीकृत कर लिया है तो वह बाधा वास्तव में टूटने के संकेत दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह चौथे क्रम को तोड़ने के करीब था। उसने विंडवुल्फ को ध्यान से देखा और उसकी विशेषताओं को याद किया। उसे मारने के बजाय तेजस ने जल्दी से वहां से हटकर घर लौटने का फैसला किया। यह नहीं था कि वह विंडवुल्फ को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर कोई शराबी सड़क पर बेहोश हो जाता तो कोई परवाह नहीं करता, परंतु अगर कोई तीसरे दर्जे का विंडवुल्फ मृत पाया जाता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हंगामा होता। इसलिए फिलहाल इसे मारने का सही समय नहीं था।